आज एक बार फिर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार सभी साथियों को। आज मैं फिर एक बार जो 2025-26 का बजट पार्ट 3 में बात कर रहा हूँ कि मैं आज बात कर कॉर्पोरेट टैक्स। जो कंपनियां होती है उनको जो प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स लगाता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। अब कॉर्पोरेट टैक्स देखिए, दुनिया में सबसे कम है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 10%। इसलिए विकसित है, डेवलप्ड है यूएस से। इंग्लैंड में और यूरोपियन यूनियन ब्राजील का हिस्सा है। 30 कंट्रीज में 44 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 15% 15% कॉर्पोरेट टैक्स है। इंडिया में सब सरचार्ज सेस मिला के 28% टैक्स है, 28%। चाइना में 7% है कॉर्पोरेट टैक्स, 7%। नतीजा कि चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया। सारी दुनिया, अमेरिका से, यूरोप से, जापान से, सब जगह की फैक्ट्री चाइना शिफ्ट हो गई। सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स मिनिमम वर्ल्ड में 7% चाइना का है। इंडिया में भी एक फैक्ट्री होती थी अजंता वॉच, ये वॉल क्लॉक लगते हैं दीवार पे, जो घड़ियां लगती हैं। तो कोई 10 साल पहले की बात है। वॉल क्लॉक तो सभी, मैं अपने घर में भी लगा के रखता हूँ, हर कमरे में, बरामदे में, टाइम का पता चलता रहे। तो उसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें गुजरात में मोरबी के पास। डिमांड ज्यादा थी, उसको एक और फैक्ट्री लगानी थी। 1 लाख वॉच की यहाँ लगानी थी, वॉल क्लॉक की। 1 लाख की नई फैक्ट्री उसने चाइना में लगाई। क्यों? कि कॉर्पोरेट टैक्स कम है, मुनाफे में कम टैक्स है। तो इसलिए ये बाकी जो इंडस्ट्रियां चल रही हैं, इनमें से कितनी कब चाइना भाग जाए कुछ पता नहीं। यहां तो लूटपाट मची हुई है। 28% कॉर्पोरेट टैक्स, यानी टैक्स प्लस सरचार्ज और सेस सब मिला के 28% क्रॉस करवाती है फिगर। अभी तो डिटेल नहीं आई है इसमें। जो 25 तारीख को, 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया बजट, डिटेल्स आएंगे, देखते हैं कितनी सरचार्ज और उस पर सेस वगैरह बढ़ाई है। तो आप बताइए, आप मेरे प्यारे दोस्त, आपने कंपनी खोली, आप वहाँ उस कंट्री में लगाएंगे फैक्ट्री जहाँ कॉर्पोरेट टैक्स आपके प्रॉफिट पर 28% टैक्स है, या वहाँ लगाएंगे जहाँ 7% है, या अमेरिका में लगाएंगे, यूएस में जहाँ 10% है, या यूरोपियन यूनियन में लगाएंगे 15%। यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इंग्लैंड, सारी हॉलैंड, यूएस, सबकी फैक्ट्री चाइना में शिफ्ट हो गई और वहाँ वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गई। एक तो मुद्दे की बात यह है। अब दूसरे बात पे आता हूं। जो माओ तुसे तुंग जब 1947 में चाइना में आजाद हुआ, पहले तो जापानियों से लड़ते रहे, फिर माओ तुसे चांग काई शेक लड़ते रहे, तो माओ तुसे जीत गए। छोटे देश फार्मोसा चले गए, जिसको ताइवान बोलते हैं हम। चांग काई शेक साहब आगे जम गए पीकिंग में, कैपिटल में। चलो, ये तो होता रहता है, पार्टियां अदलती बदलती रहती हैं, इंसान अदलते बदलते, चेहरे अदलते बदलते हैं, दिल एक ही रहता है। तो दिल और दिमाग वो नहीं बदलते, शक्ल बदलती है, मेकअप बदलते हैं, तो वो सब कुछ होता है। चोला भी बदलते हैं, कपड़े भी बदलते हैं। तो माओ तुसे तुमने 1949 में कि 100 years ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट, शांति और विकास, तो नतीजा क्या हुआ कि चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया।
बड़ा बुद्धिमान आदमी था। 51 लाइफ प्राइम मिनिस्टर बने थे वहां। वो 2 दफे इंडिया भी आए थे। यहां तो उनको छेड़ते थे, चूहे लाई, उनका नाम है चौवन लाई, चूहे लाई नहीं। वो सदार होते एक तारा लेके गाना गाते थे 62 के वार के बाद, चूहे लाई चूहे लाई। तो मैं स्टूडेंट था उस जमाने में, हमारे उसमें एक सरदार जी आते तानपतूरा लेके अपने एक तारा। तो क्या आप किसी का नाम बदनाम कर लो? आदमी तो नेक था, सिंपल आदमी था, जैसे आप और मैं हो, भला आदमी था, देशभक्त था। तो उन्होंने क्या काम किया? चाइना के पास कुछ नहीं था। लड़ाई में तो नुकसान ही होता, टूट फूट जाता सब। सब फुटबॉलों में यही होता है, अस्पताल में बैंडेज और कर रहा। तो जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, वहां सारी मशीनें जो थी चाइना ने उन्होंने दी। पहले तो उधार ही बेची थी, पैसे कहाँ थे चाइना के पास? जब भाई आपको पहले उधार भी बेचना पड़ता है ना, जब ग्राहक के पास पैसे नहीं है तो मशीनें बेची उन्हें। तो अभी किताब थी रेड स्टार, और रेड स्टार जो किताब पढ़ी थी मैं, उस टाइम स्टूडेंट ही था, एक अमेरिकन ऑथर था उसका नाम मुझे याद नहीं है। वो तो चाउन लाई के उसने तो बस 200-200 इंटरव्यूज किए। वो तो एक 3 बेडरूम के मकान में रहता था, एक में लाइब्रेरी थी, एक में 3 बेडरूम में सोता था मियाँ बीवी। सोता तो मियाँ बीवी एक ही कमरे में होंगे, बाकी 2 कमरों में पता नहीं क्या करता था, मौत उसे तुम। पर एक आदमी था। तो 200 उसने इंटरव्यूज लिए उसके, उस अमेरिकन ऑथर ने। उसके ऊपर उसने किताब रेड स्टार को, लाल तो उनका झंडा, रेड स्टार जो था वो किताब पे वही बना हुआ था फोटो टाइटल पेज पे। तो किताब शायद मैंने 50 साल पहले पढ़ी थी या 45 साल, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 32 साल का बुढ़ा हो गया, क्या क्या याद करूँ? खोपड़ी के बाल भी गंजे हो गए मेरे उड़के से बाल, क्या करूँ मैं, भूल जाता हूँ। ऑथर का नाम भूल गया। आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, रेड स्टार किताब का नाम है, ऑथर का नाम मिल जाएगा आपको। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे भी पता चल जाएगा। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, सारी दुनिया में वही पॉलिसी थी, सिर्फ वो चाइना को अनोखा नहीं था, इंडिया में भी तो आज भी है कि जो यूएसएसआर ने मशीनें दी उन्हें, उसको कहा 24 घंटे चलाओ, रगड़ो मशीनों को। तो मैनुअल होते हैं, आपके कार आप परचेज करते हो, स्कूटर बाइक पर तो मैनुअल आता है ना कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कितने टाइम पर सर्विसिंग करानी है। भाई इकोनॉमिक लाइफ भी होती है ना, कोई भी मशीन होती है एक इकोनॉमिक लाइफ होती है। हम वैल्यूएशन करते हैं प्लांट है मशीनरी का, मैं तो कल सिविल इंजीनियर हूँ, वो थ्योरी तो वही है, फंडामेंटल। वेल्थ टैक्स एक्ट में 1957 में सेक्शन 7 रूल सब सेक्शन 1, तो उसमें एक बी है पार्ट, ए पार्ट है। ए में तो ये फांस है, अकाउंटेंट वगैरह चार्ज ये करते हैं ऑडिट और वैल्यूएशन करते हैं शेयर मार्केट में जो शेयर्स वगैरह होते हैं। बी में जो है ये प्लांट मशीनरी का, बिल्डिंग का, लैंड का, वो वैल्यूएशन होता है। ए बी 2 पार्ट है उसमें, तो शेड्यूल बी उसकी बात कर रहा हूँ। तो यूजुअली जैसे कार है, स्कूटर है, बाइक है, इनका जो नॉर्मल इकोनॉमिक लाइफ स्पैन जिसमें कोई आपको मेजर रिपेयर नहीं करानी और रिप्लेसमेंट नहीं करता है, वो 7 ईयर्स होता है। वैसे तो आप 15 साल रगड़ते रहो, मैंने भी आल्टो का 15 साल रगड़ी, मेरी तो चलती बहुत कम थी। तो 1 लाख किलोमीटर नहीं चली 15 किलोमीटर साल में, वो 15 साल के बाद तो बेचनी पड़ी। तो प्लांट मशीन का इकोनॉमिक लाइफ स्पैन 7 ईयर्स होता है। लेथ मशीन है, मशीनिंग की मशीन है,
तो उसने पॉलिसी बनाई कि रगड़ो मशीन को, खूब जम के रख दो। तो आप जब मेंटेन करोगे तो आपको बंद करनी पड़ेगी ना मशीन। आपको स्टील प्लांट को मेंटेनेंस के लिए बंद करना है, पावर जनरेशन का थर्मल पावर प्लांट को बंद करना है तो 1 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ता है। स्टील प्लांट को 15 डेज के लिए बंद करना पड़ता है। बंद करेंगे तो आप वो मेल्ट जो हो रहा है तो सब उसको निकालना पड़ेगा ना, फिर रीस्टार्ट करना होगा। तो उन्हें कुछ नहीं, नो मेंटेनेंस। माओ तुझे तुमने कहा ये इसकी इकोनॉमिक लाइफ स्पैन 7 ईयर्स है, उससे पहले नई टेक्नोलॉजी आएगी तो इससे सर फोड़ोगे इस मशीन से, अपना गला दबाओगे, उंगली दबाओगे, उसमें क्रश कराओगे, रगड़ के मशीन को ऐसी तैसी मार दो, नो मेंटेनेंस। ग्रीजिंग कर दो, ऑयल लगा दो, चलाए जाओ चलाए जाओ चलाए जाओ। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही, बड़ा बुद्धिमान आदमी था माओ तुझे तुम चाहूंगा कच्चे था, वो तो अमल करने वाला चेयरमैन था कम्युनिस्ट पार्टी का। तो एक तो वजह ये हुई चाइना के डेवलपमेंट का। दूसरा क्या हुआ कि कोई भी मशीन आपके पास आई, एक आध मशीन को खोल के देख लो बनी कैसे, इसके अंदर है क्या, उसको बोलते री इंजीनियरिंग। दूसरे की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लो, वैसे ही अपने आप बना लो, जिससे अगली दफा उसे इंपोर्ट नहीं करनी पड़े, तो अपने आदमी को रोजगार मिलेगा। आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना अपने आदमियों को। ये उसने किया, वो आज भी कर रहा है चाइना। जापान ने भी ये किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जर्मनी भी ये किया था, सब ऐसे डेवलप हुए, नकलची बंदर। तो ये दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात पे आता हूं। अब वो चाइना ये कह रहा है कि उसने जो 40 यानी कि 1949 से 2049 में डेवलप हो जाएगा और इट विल बी नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अब ये यूएस वालों को ये बात बड़ी चुपती है, और मुझे तो लग रहा है 2049 तक वो 2029 में नंबर 1 कंट्री हो जाएगी इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर। अभी यूएस की 3 ट्रिलियन है, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चाइना की 20 से 10 का ही तो फर्क है ना, एंड 1/3 का फर्क है। क्यों? अमेरिकन करेगा 5 डेज ए वीक, उसमें 8 घंटे काम करेगा। और तो ईमानदारी से 8 घंटे भी काम नहीं करती। मेरा बेटा गया था, वो कहता शिकागो में तो ऑफिस है, एक और वहाँ पे छोटा था 50,000 की आबादी का, वो ट्रेनिंग के लिए वहाँ गया था। कहते औरतें आती है, वो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति रख ली, हस्बैंड की फोटो रख ली, बच्चों की फोटो, और ऊन बुनती रहती है स्वेटर। ऑफिस के ड्यूटी आवर्स है, और डांट दो तो आपकी शिकायत करती है मैनेजर की। आप डांट नहीं सकते औरत को यूएस में, वो लेबर लॉज आ जाते हैं। अब किसी जमाने में जो ये शिकागो में उससे पहले जो कॉटन मिल होती थी ना यूएस में, उन्होंने भी ड्यूटी आवर्स मानने से इनकार कर दिया था। कानून तो बन गया था कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लोगे, वो 10-10, 12-12 घंटे काम लेते थे। चाइना में, यूएस में 5 डेज वीक, 8 घंटे काम करेगा। चाइना में 14 घंटे काम करेगा, 7 दिन काम करेगा। मेरा भतीजा तो एलजी में लगा, साउथ कोरियन कंपनी में टीवी जो बनाती है ये, तो ये तो 8 घंटे की भैया 8 घंटे 10 घंटे काम करा लो। वो कहते हैं 12 घंटे दो, हम तो 14 घंटे काम करते हैं। वो साउथ कोरियन मैनेजर कहते हैं, करते हैं, अच्छी बात है, करो भाई। तो चाइना का आदमी 14 घंटे काम करेगा, यूएस का आदमी 8 काम करेगा, इंडिया का आदमी 8 घंटे काम करेगा। ईमानदारी से वो भी नहीं कर रहे। औरतों का तो कुछ पूछो ही मत। तो मैं तो भूत भी बैठा हूँ। वो मैं लेडी को कहा, मैं चीफ ने बुलाया, उसने कहा अग्रवाल जी लेटर आज शुरू हो जाए, अब इसको टाइप करो। अच्छा था, यस सर। बॉस ने कहा, मैं उसको दिया ये टाइप करते। वो ऊन और टांग ऊपर उठाई कुर्सी बैठी, वो स्वेटर बन रही है ऊन। मैं थोड़ी देर बाद गया, मैंने कहा तो वही स्वेटर बनने जा रही, मेरे को डांट दिया, रोने लगी। और मैं कहा तू रोती रहे तो जाने नहीं दूंगा, टाइप कर दे। और दूसरे मैं रोती गई, टाइप करते दे दिया। रोती रहे मत भाड़ में बैठ। तो हिंदुस्तान में तो काम लेना ऐसा है सिस्टम, यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। तो
वो 8 घंटे, तो वो 49 तक नहीं जाएगा। मोदी तो 2047 की बात कर रहा है। वो चाइना तो मुझे लग रहा है अगले 10 साल में वो 30 ट्रिलियन की जो यूएस की इकोनॉमी है उसको सरपास कर जाएगा। अब ये मोदी कह रहा है चाइना +1, कि भाई चाइना में तो है, हम क्या कर सकते हैं। उसमें से जिसको वहां जगह नहीं मिली है चाइना, वो इंडिया में आ जाओ, आ जाओ, क्या बुराई है आने में, कोई बुराई नहीं है भाई। अगर जो यहाँ जयचंद जो है मोहम्मद गौरी को बुला सकता है, महाराणा प्रताप का बाबा ग्रैंडफादर, उसका तो राणा संग्राम सिंह मेवाड़ का, जयपुर का महाराजा, जोधपुर का महाराजा, एक इब्राहिम लोदी का भी गद्दार था चाचा, उसका बेटा था लाहौर का गवर्नर, वो जो बाबर को बुला सकते हैं, न्योता दे सकते हैं, फिर वो टैक्स सख्ती से वसूली कर सकता। तो भैया उन्हें चीन को बुला रहे हैं, तुम यहाँ फैक्ट्री लगा लो, तो ये कौन सा गुनाह कर रहे हैं, ये कौन सी गद्दारी कर रहे हैं। यहाँ तो 28% टैक्स नहीं होगा, वहाँ 7%। अब वो आके कहेंगे भाई यहाँ तो हमें भी, हम चाइना में 7% दे, आप भी 7% करो, तो करते इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। 60,000 करोड़ रुपया 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में खर्च हो गया। वो कहाँ से आया पैसा? मैंने तो चौनी दी नहीं, शायद आपने भी नहीं दी होगी। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, दिया आपने तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमने इतने पैसे इस पार्टी को दिए। सबको ही दियो, सब पार्टियों का मिला के है। वो कहते हैं 60% खर्चा किया बीजेपी ने, अकेली पार्टी ने, 40% में बाकी 40 पार्टियां। तो वो पैसा तो इन्होंने कॉर्पोरेट से देना है ना, क्योंकि हमारे पास तो 2 टाइम की 2 रोटी मिल रहा बता रहा है, हम तो खुश हैं। हमने तो ना इलेक्शन लड़ना है, वोट डाला है, पता नहीं डाला है नहीं डाला है, उसका भी पता नहीं। अब 80 साल के पर क्या करें, हमें तो सबको मोहब्बत है। सारी पार्टी एक जैसी चोर है भाई, माँ झूठे बकार। तो खैर, अब ये कॉर्पोरेट एक्ट के बाद मैंने आपको बताया कि वर्किंग आवर्स और लेबर लॉस। तीसरी बात बताई मेंटेनेंस ऑफ सर्विसिंग ऑफ प्लांट मशीनरी, जिसकी नॉर्मल इकोनॉमिक लाइफ 7 ईयर्स है। मैं उसको 15 साल क्यों रख लूँ, 7 साल में डिस्पोजल कर दूंगा 7 ईयर्स के बाद। नहीं तो शायद इंजन की सर्विसिंग करानी पड़े तो 1 लाख तो उसमें लग जाएगा। मैं कराता ही उससे पहले डिस्पोजल कर देता हूँ कार का। फिर जब इंजन खुलता है ना, तो जो ओरिजिनल कंपनी से टाई अप हो गया था, वो मजा नहीं आता कार चलाने में। मुझसे जो जीप थी, मेरे उससे एक्सीडेंट हो गया था, वो मैंने सांगी मोटर से कराई थी उसकी सर्विसिंग, वो सब रिप्लेसमेंट हुआ था, वो चेसिस उसकी मुड़ गई थी, तो बबलिंग करने लगी थी। मैं कहा बेचो इसे, सरकारी गाड़ी थी, मेरा क्या था, तो नई गाड़ी ले ली। नवंबर 72 में हुआ था एक्सीडेंट मुझसे गाड़ी का। वो मेरे ड्राइवर ने पी ली ज़्यादा, मैं कहा लाए मैं चलाता हूँ, तू नालायक आदमी मुझे भी मार रहेगा। तो खैर, तो यानी कि कितनी बात हो गई, कॉर्पोरेट टैक्स सबसे बड़ी अड़चन वो, जहाँ 7% है, अमेरिका भी फैक्ट्री वाला वहीं लगाएगा। जो टेस्ला जो है, जो इसका एडवाइजर है, ट्रम्प का दोस्त एलन मस्क, उसकी फैक्ट्री चाइना में लगी हुई है, और सारी दुनिया को वहां से एक्सपोर्ट कर भाई 7% और यूएस में 10%। तो जहाँ कम टैक्स दे रहा वहीं लगाएगा ना फैक्ट्री। बेशक अमेरिकन है, वो कंपनी अमेरिकन है, बंदा अमेरिकन है, दोस्त अमेरिकन प्रेसिडेंट का है, पर फैक्ट्री तो धंधे का जहाँ सवाल है, दोस्ती अलग और धंधा अलग, 2 अलग अलग चीजें। तो उसने फैक्ट्री लगाई भी चाइना में, इंडिया में नहीं लाई फैक्ट्री, पाकिस्तान में नहीं लगाई, कहीं नहीं लाई, चाइना में। कॉर्पोरेट टैक्स 7%। और जो वियतनाम है, वहां पे भी 8% कॉर्पोरेट टैक्स है, तो फिर फैक्ट्री वहां जाएंगी ना। तो ये चीज है। अच्छा, अब तो एक तो बात बची, चलो बुला लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम कौन से शेयर होल्डर है किसी कंपनी में, मैं तो मुझ पर 10 पैसे की चोरनी का शेयर नहीं है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मेरा बेटा गैम्बल करता रहता है शेयर्स में,
मेरी बेटी ने तो लगा रखे उसमें, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में। क्या हमें क्या लेना देना जी, हमने तो शमशान की तरफ किए मुंह किए बैठे हुए हैं। कदम चल रहे, एक एक कदम, एक एक दिन में 4 कदम चलते हैं शमशान की तरफ जाने के लिए। तो देखे, अब ये तो बात ये हुई। तो बताइए, जब इंडिया की अजंता वॉच इंडिया में दूसरी प्लांट ना लगा के और वहाँ चाइना में लगा रही है कि भाई यहाँ तो ये मुझे लूट लेंगे कॉर्पोरेट टैक्स में। मुझे तो इस बात की चिंता है कि जो यहाँ लगाया उसको भी उखाड़ के ना जाए चाइना में, वहीं लगाऊंगा भैया। क्योंकि पता है उसको यूरोप जर्मनी वगैरह से ये 1 लाख के जो सप्लाई ऑर्डर मिल गए थे, वो इंडिया में उसका माल बिक जाता था। तो एडिशनल माल प्रोडक्शन के लिए उसको चाइना में फैक्ट्री लगाई। ऐसे पता नहीं और कितनों ने लगाई होगी। चलिए, अब मैं आ रहा हूं ये मुकेश अंबानी को और उसकी सेठानी को। ट्रंप साहब ने अपने वोट से पहले दिन दावत में बुलाया। राइट हैंड पे मुकेश अंबानी जी खड़े हैं, स्माइल कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड पे उसके सेठानी, बड़ी ब्यूटीफुल लेडी है, वो खड़ी है, वो भी स्माइल कर रही है। और ट्रंप के चेहरे पर स्माइल नहीं है, वो तो धंधेबाज आदमी है। अब जो क्रूड ऑयल खोदेंगे तो क्यों रिफाइनिंग चाहिए ना, और वर्ल्ड की बिगेस्ट रिफाइनरी है जामनगर में इसकी, मुकेश अंबानी की। तो ये ऐसी एक रिफाइनरी 2-4 रिफाइनरी वहाँ यूएस में लगा दे, इसलिए उसको तो दावत पे बुलाना ही पड़ेगा ना भाई। मुझे आपको क्यों बुलाएगा दावत पे ट्रंप, और मोदी को क्यों बुलाएगा? इसकी तो दोस्ती अडानी से है। अडानी के रिफाइनिंग के बिजनेस में नहीं है, वो तो ठगी के बिजनेस में है, रिश्वतखोरी और बिजनेस में बहुत उसके पास धंधे हैं। मैं धंधेबाज तो सबके पास ही होते हैं। तो चलिए, खैर ये नहीं करते कोई बात नहीं, इनकी खुशी, ये भी खुश करें तो ना करें, हमें इस बात की चिंता नहीं। तो ये नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स का जो है बहुत बड़ा लुचा है। ये मोदी भक्त जो है, तो भक्त हैं, इसको मोदी को समझाया। वो क्या नाम है, सीता जी जो है, वो मोदी की गर्लफ्रेंड, वो सीता रमन, उसको हाथ जोड़ के गए विनती करके, पर वो कहाँ सुनेगी, जो मोदी कहेगा वो करेगी। वो कि ये कॉर्पोरेट टैक्स जो है जितना चाइना में उतना कर दो, तो मोदी जी भड़क जाएंगे कि ये इलेक्शन में तुम पैसे दोगे लड़ने के लिए, वही तुम प्रधानमंत्री की पोस्ट हटाना चाहते हो, कहाँ से लाऊंगा मैं? 36,000 करोड़ में 60% बीजेपी ने खर्च किया है। तो 36,000 करोड़ क्या आप दोगे मुझे? ये जो बंधु है मेरे प्रेमी इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट, उन्होंने तो दिया है, उनसे तुम कटकुट्टा करवा रहे हो भाई। ये नहीं हो सकता, चलेगा नहीं। आप अंधभक्त कितना ही कहने मोदी को, वो सुनने वाला नहीं, ऐसी अकलमंदी की बात है। उसको तो बेवकूफ़ी की बात अच्छी, मोदी मोदी मोदी, उसको तो ये बात अच्छी लगती है। अकल की बात सुनने के लिए उसके सर पर बाल है, मेरे तो सब गंजे हो गए, मुझसे ज़्यादा बाल है उसके सर पर। और मुल्ला कट उसने दाढ़ी रखी भी है, वो मुल्ला का दाढ़ी रखने के बाद भी मुसलमान वोट नहीं देते। अब इनका एजेंडा तो पहले कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, फिर कहते मुसलमान मुक्त भारत। अब ये वो पन्नू की हत्या की कोशिश की वजह में कनाडा में निडर की हत्या कराई थी, अब ये सिख मुक्त भारत करने में लगे हुए हैं। और जो सिख हिंदुस्तान से बाहर चले गए, कनाडा के युवक, उनकी भी हत्या करवा रहे हैं, यहाँ तो कर ही रहे हैं। अरे भैया मोदी, तू दाढ़ी मुँह जाते सफेद है, उनकी काली दाढ़ी सिख होगी, वो उन्होंने पगड़ी बांध लिया, गुना ये फर्क गुना हो गया उनसे। तो कांग्रेस मुक्त भारत, मुसलमान मुक्त भारत, मस्जिद मंदिर ढोलो शिवलिंग, और सिख मुक्त भारत। और पता नहीं इन्होंने जैन मुक्त भारत का भी नारा नहीं दिया है। पता किसी जैन की हत्या कराई तो मुझे पता नहीं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में। बुद्धिस्ट की तो पहली हत्या ही कर चुकी है 8th सेंचुरी में,
जब कहते सनातन धर्म तो ख़त्म हो रहा है, बुद्धों की हत्या कर दी, उनके विहारों में आग लगा दी, उनकी औरतों को रेप किया, उनके ये तोड़ दिए, क्या नाम है, स्तूप जो थे, तो वो तो उनकी तो आई थोड़े बहुत बुद्धिस्ट बचे होंगे, पता नहीं कितने हैं। अब सेंसस होगा 2025 का, जनगणना होगी, मतलब शुमारी होगी, तो पता चलेगा कुछ है या नहीं है, बचे या सब खत्म हो गए। मैं सिख मुक्त तो भारत, पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में डाल देना आपको क्या उम्मीद है कि भारत का भी सिख मुक्त भारत हो पाएगा, नहीं होगा, मुसलमान मुक्त भारत हो नहीं पाएगा। और कांग्रेस वाला तो मुक्त होने में लगा था, तो 100 सीटें लगी कांग्रेस के इलेक्शन में, नालायक वोटों ने वोट दे दिया इसको। अमित शाह तो बार बार कहता कांग्रेस मुक्त भारत, 2014 में ही कह दिया था। 10 साल में उनकी सीटें 2.5 गुना बढ़ा दी। बड़ी अजीब को दास्तान है। खलील खां फाख्ते उड़ा रहे थे, खलील खां फाख्ते उड़ा रहे थे 2014 में कि कांग्रेस मुक्त भारत, उनको तो मुक्त हुआ नहीं, इनको मुक्ति मिल गई। वो प्रयाग में क्या नाम है, कुंभ के मेले में पता नहीं कितने को क्या 2,500 मर गए, 3,000 मर गए, 4,000 पता नहीं लाशें कहाँ है। वो लाशों की गिनती नहीं, लिस्ट नहीं निकाली अब तक, क्योंकि 25-25 लाख थोड़े देने। तो मरा है कौन? और 25 लाख अपनी पार्टी वाले को दे देंगे, RSS के नेताओं, जो बीजेपी के नेताओं को दे। अभी अंधा बातें रोड़ी अपनी मुंह में देगा ना, दूसरों कैसे दे दे, तो अंधे अकल के। तो जो मर गए हैं उनके परिवार वाले ना सोचे। एक और बाबा है, पता नहीं क्या असली नकली, उसका योगेश्वर, वो क्या नाम, बागेश्वर, वो क्या है, कुंभ में जिनकी मृत्यु हो गई, वो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अरे सबसे पहले को इसका गला दबाए, इसको मुक्ति करा दे, वहां मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। चलो छोड़ो इन बातों को, हम तो कंपनी के धंधेबाजी की बात कर रहे हैं ना, कि ये कॉर्पोरेट टैक्स कैसे कम हो। 28% थे, चाइना का 7% है, किसी तरह से को इंडिया में 5% कर दो, तो चाइना की फैक्ट्री इंडिया में रहेगी, सब वर्ल्ड की फैक्ट्री बन जाएगा 10 साल में इंडिया। मोदी का सपना पूरा हो जाएगा विकसित भारत का। 47 तक जाने की जरूरत 37 में हो जाएगा विकसित भारत। वो उसमें एक और लोचा कि वो जो 30 इंडस्ट्री को जो है 30 साल के लिए लीज पे देनी होती है, इंडस्ट्रियल लैंड, कमर्शियल लैंड और इंडस्ट्रियल लैंड, जो हमारी पॉलिसी है उसमें 30 ईयर्स के लीज पे दिया जाते हैं। उसमें एक प्रीमियम देना पड़ता है शुरू में, और बाद में एनुअल ग्राउंड रेंट होता है। 3 साल में इंडस्ट्री खड़ी करनी होती है। अब जो है श्रीलंका ने तो वो जो रिफाइनरी लगानी है चाइना को, इंडिया वालों को कई दफे कहा लगा लो लगा लो लगा लो, सुनते ही नहीं। ये तो हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं, सिंगलेट ढूंढने में लग रहे हैं। जब नहीं लगाई तो कोई तो लगाएगा भैया। दुनिया में कभी जिस चीज की डिमांड है तो कोई ना कोई दुकान खोल लेगा। आपको स्वर्ग को ज़्यादा ये रास्ता नरक तो बढ़िया कहेगा भाई, जहाँ से सड़क फटती है ना, मेरी तो दुकान वहाँ पे खोल दे। वो जमीन मुझे लाट कर, तो स्वर्ग में जाने वाली मेरा ग्राहक, नरक में जाने वाला भी मेरा ग्राहक, मुझे क्या देना देना। मैं तो अपना धंधा करना, मुनाफा कमाना है, 1 पैसा 2 पैसा इतना ही होता है बिजनेस में प्रॉफिट। तो अब श्रीलंका ने तो वो जो था हिम्बोटोटा पोर्ट सिटी और रिफाइनरी, वो लैंड 99 ईयर्स के लीज पे दे दी। भाई गलत है 99 ईयर्स के लिए, 30 ईयर्स के देना चाहिए था। वो तो पर्टिफिशियल लीज हो जाती है ना, 30 ईयर्स की पर्टिफिशियल लीज नहीं होती है, कमर्शियल उसके वो इंडस्ट्री है, तो भाई तुम 30 ईयर्स का ले तो 99 ईयर्स के लिए। वो मकसद ये था कि वो टूरिज्म खत्म हो गया कोरोना में, कर्ज में डूबा हुआ श्रीलंका, तो उनको जो था उसे कर्ज की मुक्ति पाने के लिए तो उसको लीज पे दे दिया। वो जो उसका प्रीमियम था उसमें एडजस्ट हो गया लोन, तो वो कर्ज से मुक्ति मिल गई श्रीलंका को। अब और लोन ले सकता है। वर्ल्ड बैंक वाले बड़ा प्रेशर डाल रहे थे, उनका भी प्रेशर खत्म हो गया। भैया हम तो उधार है ही नहीं, किसी कर्ज देना ही नहीं हमने, तो इंडिया का थोड़ा बहुत बचा, आपका बचाव दे देंगे वो भी। जब ये रिफाइनरी चालू होगी, बिजनेस चालू होगा, दे देंगे, तसल्ली रखो। मैं भाग नहीं रहा, श्रीलंका तो जहाँ वही की वही रहेगा ना, भाग के कहाँ जाएगा। हाँ प्रेसिडेंट भाग के जा, और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना,
अब आज उसमें श्रीलंका में पहली दफ़ा 2025 में 24 में कम्युनिस्ट रूल हो गया। अब ये तो आ रहे थे बीजेपी वाले लगे हुए कम्युनिस्ट मुक्त भारत, इनकी तो दुश्मनी है कि वो पढ़े लिखे आदमी, अकलमंद आदमी, इनको पढ़ा लिखा समझदार आदमी की कोई जरूरत नहीं है, उससे तो मुक्ति चाहते हैं। अब वो आके बैठ गया और ट्रबल इलाम फिर चालू हो जाएगा। वहाँ से 23-24 किलोमीटर है जाफना का जो सी पोर्ट, वहाँ पे है, आ जाएंगे वो धनुषकोटी होते हुए रामेश्वरम होते हुए तमिलनाडु में। एक जो अब तो चाइना का 48 बैरल की वो आ गई ना मल्टी बैरल, इंडिया के बाद तो 24, और जिसको पिनाका बोलते हैं रशिया ने उसमें बनी है पेटेंट से, और का गोला 48 किलोमीटर जाता है, तो 23 किलोमीटर है सर, आ जाएगा सारा चेन्नई तक गोला। फिर जासूसी जहाँ जाएंगे, अब उसको श्रीलंका गवर्नमेंट पर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो 19 ईयर्स के खुद जमीन के मालिक बन गए, उनकी जमीन में कोई आए कोई जाए उनकी मर्जी है। वो डीप पोर्ट है, बड़े से बड़ा शिप आ जाए, टैंकर होते हैं जो ये ऑयल के टैंकर्स होते हैं 3 लाख टन के वाले होते हैं, बहुत डीप होते, बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, कोई दिक्कत। एक कोलंबो पा सकता है, वहाँ 2 ही तो पोर्ट है वहाँ। तो मोदी ने अपनी अकलबंदी से, बुद्धिमानी से, पता नहीं हमारा डिफेंस कौन मिनिस्टर कौन है, वो धोती पजामे वाला, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ यार, क्या करूँ। एक फॉरेन मिनिस्टर, इसने कहा नहीं, जाकर मनाएगा भाई इनको लीज पे मत दो, 19 ईयर्स की 9 साल की लीज पे दो, दे दिया। अब क्या करें, राष्ट्रपति जाके चाइना में एग्रीमेंट साइन कर रहा है, कुछ नहीं हो सकता। उधर 100 हेक्टेयर जमीन जो है कोलंबो पोर्ट में मिल गई, 300 हेक्टेयर जमीन सी से रिक्लेम की, टोटल उसको दे दी श्रीलंका को कोलंबो पोर्ट के एक्सपेंशन के लिए। 100 हेक्टेयर जमीन इसको मिल गई चाइना को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगा मैन्युफैक्चर का, और यूरोप को इसको ये अरब कंट्रीज को सप्लाई करेगा माल। कुछ चाइना से लाने डिस्टेंस बहुत हो जाता है ना, तो वो काम हो गया, कबाड़ा हो गया हिंदुस्तान का, डंका डूब गया मोदी का, ऐसी तैसी हो गई, नाले को कस के मारे दे पजामे में। और श्रीलंका अब एक सबक मिल गया को 19 ईयर्स की लीज पे, जब ये राजस्थान के थे ना अफीमबाज, राजस्थान बहुत खेती, आज भी खेती होती है राजस्थान, स्मगलिंग भी होती है अफीम की, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर को पैसा देकर ब्राइब और चीन से लड़वा दिया, क्योंकि वहाँ का किंग था, उसने अफीम के इम्पोर्ट में पाबंदी लगा दी कि सारे अफीमची हो गए, काम नहीं करते चाइनीज, नशे में धुत रहते हैं। तो लड़ाई हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, दस्तखत करने पड़े डॉटेड लाइन पे। हांगकॉन्ग 99 ईयर्स की लीज पे चाइना को देना पड़ा, यूके को। अब 90 ईयर पूरे हो गए, जमीन वापिस आ गई, तो फिर जमीन तो वापिस आ जाएगी, पता नहीं इसकी लीज पे या फ्री होल्ड है। कोलंबो पोर्ट वाले 100 हेक्टर या 100 हेक्टर के 250 एकड़, 1 हेक्टर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं ना, तो 100 में लगा लो आप। मेरा जाए मैथमेटिक्स मेरा बड़ा कमज़ोर है, इंजीनियर तो हूँ, मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है, पर ये दिमाग मेरा क्या करूँ इसकी। अब मैं इसको दिमाग को जवान नहीं बना सकता, सिर पे बाल भी नहीं लगा सकता मैं, पता नहीं क्या करूँ मैं, ये बाल भी नहीं आने वाले मेरी खोपड़ी पे, ना ही काले होने। तो अब वो जो लीज पे देंगे जमीन, वो कहाँ लगाएगा फैक्ट्री, वो 30 साल की जो लीज होती है वो एक्सटेंड हो जाती है, रिन्यू आती है, जो उसका एनुअल ग्राउंड रेंट होता है ना, उसको 50% इंक्रीज किया जा सकता है। इंडिया में बहुत पुराना सिस्टम है रूरल डिमांड से, तो यानी कि अगर जो 100 रुपये में साल का एनुअल ग्राउंड रेंट दे रहा हूँ, तो 30 साल के बाद मुझे रिन्यू होगा तो 150 रुपये देना पड़ेगा, प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। तो 150 रुपये देने के भाई जब धंधा होगा, बिजनेस होगा, तो किराए देने में क्या नुकसान है, दे देगा। मगर ये श्रीलंका ने जो चाल चली है लोन के, पाकिस्तान में कर्जे में डूबा हुआ है, बड़ा बुरा हाल है। अरब कंट्री से कब्जा रहा, अमेरिका से भीख मांगता रहता, चीन से भी भीख मांगता रहता। अब ये अगर जो इसने
जो जम्मू कश्मीर लद्दाख है ये चीन को लीज पे दे दिया 99 ईयर्स की लीज पे। और जो ये गुजरात में है, मोदी के गुजरात में क्या नाम है इसका, जूनागढ़, ये दोनों यूएनओ में मामले हैं कि जूनागढ़ के नवाब ने साइन कर दिया था पाकिस्तान में शामिल होने का, वो मामला भी यूएनओ में है। जम्मू कश्मीर का मामला यूएनओ में। अगर जो पाकिस्तान ने ये दोनों ज़मीनें जो है जूनागढ़ की और जम्मू कश्मीर की चाइना को 99 ईयर्स की लीज पे दे दी, उसमें लद्दाख तो आ ही जाएगा। फिर क्या होगा, वो कहेगा आप अपनी फैक्ट्री लगा लो, ले लो। तो मेरा लोन जो है प्रीमियम में एडजस्ट हो गया, मैं कर्जे से मुक्त हो गया, अब मैं और कर्जा ले लूँगा। भाई जो जिसके पास कोई वजन नहीं है, कोई लोड नहीं है कर्जे का, वो तो जितना चाहो उतना मार्केट से कर्जा उठा ले। फिर क्या होगा प्यारे दोस्तों, मैं तो सोच नहीं पा रहा कि क्या होगा। इस श्रीलंका ने ऐसी आग लगाई है साउथ एशिया में, अब आग तो जल तो गई, बुझ से नहीं आसानी। सबको सबक मिल गया, भैया लीज पे दो। और जब ये चीन को बुला रहे तो ये लीज पे तो जमीन इनको भी देनी पड़ेगी, वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी 30 साल, 50% इंक्रीज कर दो, 100 रुपये का 150 हो जाएगा, अगली दफा 75 और जोड़ दो, 210 रुपये साल के देने हैं ग्राउंड रेंट के। वो बढ़ता है तो वो वापिस देगा क्या जमीन, या परमानेंट कब्जा हो जाएगा क्या? क्यों बुला रहे हो भाई चाइना को, भूखे मर जाएंगे। पेंशन हमारी काफ़ी है, पेंशन में गुजारा चल जाएगा अपना, हमको कहा कि चिंता, हमारी तो संविधानिक पेंशन है। मैं सरकारी अफसर हूँ, गजिस्टर्ड अफसर, मुझे क्या लेना देना इन धंधेबाजों से। मजे से पेंशन खा रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ। तो वीडियो बना रहा हूँ, किताबें लिख रहा हूँ अपनी। तो ये बाकी ये लीज पे 19 यूनिवर्सिटी, या मैं तो कहता हूँ 100 गज की भी लीज पे देना नहीं चाहिए चाहिए। पावर टाउन नहीं हो गई ना वो किस्म की। तो वैसे इंडियन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 88 में ये इलीगल है लीज की जमीन को बेचना, और कब्जा कैसे छुड़ाओ उससे। एक दफा दे दिया, कुत्ते के मुंह में रोटी दे दी, वापिस लोगे तो काट खाएगा। बंदर को रोटी दे दी, वापिस मांगो देगा नहीं, काट खाएगा हनुमान जी। तो फिर रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, जान झंझट में फंस जाएगी। वो इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तो कार्बन टैक्स 2025-26 के बजट में भी कम नहीं किया, जो 24-25 के बजट में था वही है, जो 23-24 के बजट में वही है, वही किए हुए। तो धोया कहाँ, बहुत मुश्किल है। तो मेरे जो प्यारे दोस्तों, आप में से जो मोदी भक्त हो, इसको समझाओ कुछ। ऐसा राजीव गांधी ने तो मुझे लंच को बुलाया था, एकदम जब प्राइम मिनिस्टर थे, 3 मूर्ति हाउस में लंच किया था मैंने, तो उसकी भी एक आदत दास्तान है। तो मोदी ने मुझे कभी लंच को बुलाया नहीं, चलो चाय पे बुला लेते भाई, घर कभी नहीं बुलाया। आपको बुलाया तो भाई आप इसको सलाह दे देना, मुझे तो बुलाता नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको चाय पे बुलाए, लंच पे बुलाए, या वैसी सलाह करना बुलाए, अबे 2-4 पिस्ते खिला दे, काजू खिला दे, गाजर अच्छी आ रही है आज के, गाजर का हलवा खिला दे, रोस्टेड पिस्ता खिला दे, थोड़ा पिस्ता काट के गाजर के हलवे में डाल दे, किशमिश डाल दे, काजू डाल दे, बादाम डाल दे, तो आपकी भी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। मैं थोड़ा खाता रहता हूँ घर पे, तो अपनी पेंशन से ये मेरी बना देती है लड़की मेड, मैं खा लेता हूँ, थोड़ा ये खा लेती है, ज़्यादा मैं खा लेता हूँ। तो खैर अच्छी बात है, चलो देखते हैं क्या होता है। कार्बन टैक्स के बिना, कम किए बिना भारत विकसित नहीं हो सकता, 2100 में भी नहीं हो सकता। अब ना तो 2001 से मैं जिंदा रहूँगा, और मैं तो 47 में नहीं हूँगा, 80 साल का हो गया। अगर जो 47 है वो 2025 चल रहा है, 23 साल और जोड़े तो 103 साल का हो जाऊँगा मैं। वैसे मेरी परदादी जो थी, क्या नाम था उनका, राम प्यारी देवी,
वो 105 साल की मर रही थी। तो G2 तो कुछ पता नहीं, वो विकसित भारत होने की उम्मीद नहीं है। चीन नहीं होने देगा जब तक ये कॉर्पोरेट टैक्स नहीं कम कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप विकसित भारत देखना चाहते हो, इस मुगेरी लाल के हसीन सपनों में आप विश्वास करते हो, तो मोदी से कॉर्पोरेट टैक्स जो है चीन के बराबर ही कर दो, उससे कम मत करो कम। ये 28% और 7% का बहुत डिफरेंस है। ये तो ऐसे है, क्या बताऊँ, किससे मुकाबला करूँ, किससे कंपेरिजन करूँ, बहुत मुश्किल काम है। तो इसने सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।